हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि क्लास 11th का और इस चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन हम लोग करने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाँ, इस वीडियो से आपको इस चैप्टर की एक रैपिड रिवीजन हो जाएगी कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर आपको और डिटेल में समझना है तो मैंने इस चैप्टर का डिटेल वन शॉट बनाया है, लगभग 4 घंटे का है वो। और इस चैप्टर के बढ़िया वाले नोट्स भी मैंने प्रोवाइड कर दिए, इवन यहाँ पर मैं नोट्स को ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोगों के लिए, आप लोग इसे चेकआउट कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और इस लेक्चर के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल जो कि भारत पंचाल सर के नाम से है, और आपके केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ भी डाउट आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जो कि है भारत पंचाल 92। और एक बात बताना चाहूँगा कि और भी बहुत सारे चैप्टर्स के मैंने 30 मिनट्स रिवीजन अपलोड कर दिए हैं, आप लोग उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें पढ़ेंगे क्या हम लोग, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फिर हम आइसोमेरिज्म्स की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। तो देखिए जो सबसे पहला सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, सिंथेटिक मतलब जो मैनमेड था, उससे पहले माना जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो भगवान की देन है, नेचर में मिलते हैं, कोई एक अलग तरह की फोर्सेस में काम करती है, ठीक है। बट ये कौन थे, वॉलर जी थे जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था जिसका नाम था यूरिया। और कैसे बनाया था, अमोनियम साइनेट को गर्म करके। ये हमारे पास अमोनियम साइनेट गर्म कर दिया तो हमारे पास यूरिया बन गया था। अब सबसे पहली बात, व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हो। सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। आगे बढ़ने से पहले एक शॉर्टकट मैं आप लोगों को याद कराना चाहूंगा। चीकू चीकू नहीं उसका हब्बी, चीकू नहीं उसका हब्बी। याद रखिए कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है। हब्बी मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन ये 1 बॉन्ड बनाते हैं। हेलोजन समझते हो ना किसे कहते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए जैसे कि ये हमारे पास कार्बन की एक चेन है, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन होता है, कार्बन का बेस्ट फ्रेंड होता है भैया हाइड्रोजन होता है। कार्बन के साथ हाइड्रोजन लगा होना एक नॉर्मल बात है, ठीक है। कुछ और लग जाए, लाइक सी एल लग जाए, बी आर लग जाए, ओ एच लग जाए, ये सब क्या कहलाएंगे, ये इसके डेरिवेटिव्स कहलाएंगे। जैसे कि चाय है, चाय किससे बनती है, पानी, चीनी, पत्ती, दूध, ये फिक्स है, हर जगह पानी, चीनी, पत्ती, दूध लगेगा। बट उसके अलावा अगर आप उसमें अदरक मिला दो, इलायची मिला दो, सौंफ मिला दो, तुलसी मिला दो, तो ये सब डेरिवेटिव्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में 11th के ऑर्गेनिक में हम हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ते हैं, और जब आप 12th में जाते हो तो आप उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हो, हैलोकेन, हैलोरीन, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, ये सब चैप्टर्स आ जाते हैं आपके 12th क्लास में, ठीक है। अब भाई साहब ने इतने मिलियंस बिलियंस में कंपाउंड हैं कार्बन के, अब वो कंपाउंड कैसे बनाए, कार्बन कार्बन की ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन के पास कुछ शक्तियां हैं, उन शक्तियों का प्रयोग किया है भाई ने। तो पहली शक्ति है जिसे हम बोलते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, कॉन्फिगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p2 होती है। तो इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमेशा कार्बन कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, इसी को हम लोग टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन बोलते हैं। कार्बन के पास दूसरी शक्ति होती है कैटिनेशन। नाउ व्हाट इज कैटिनेशन, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू फॉर्म चेन ऑफ आइडेंटिकल एटम। किसी एटम का खुद के साथ बॉन्ड बनाना ही क्या कहलाता है, उसकी कैटिनेशन कहलाता है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन खुद के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ सकता है, ये और किसी में इतनी पावर नहीं है, सबसे ज़्यादा कार्बन में है, फिर सिलिकॉन में है, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा कार्बन में। कार्बन के आप जितने मर्जी एटम्स जोड़ सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक आ जाता है बेटा जी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आप लोग कैसे देखते हो कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, या फिर यहाँ पर लिखा गया है कि अगर कहीं पर 4 सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर कहीं पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो वहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। अगर कहीं पर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। अच्छा, अगर किसी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, मतलब टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, उनमें से एक s ऑर्बिटल है, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर कितना है, 25%। अगर कहीं पर sp2 है और उसमें अगर s देखें तो एक है, 3 में से एक s का है, 33.3% s कैरेक्टर है। और अगर कहीं पर sp हाइब्रिडाइजेशन है तो s कैरेक्टर आ जाएगा 50%। ये इनके बॉन्ड एंगल्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, गलत आ गया, ओके ओके, अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि बताओ भाई यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, बहुत सिंपली आप लोग बता सकते हो सिर्फ देख के। जैसे कि कार्बन, बताइए इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है। इस कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp3। इस कार्बन ने दोनों तरफ देखो तो सिंगल बॉन्ड बना रखा है तो sp3। इस कार्बन के दोनों तरफ देखो तो इसने डबल बॉन्ड बना रखा है, डबल बॉन्ड बना रखा है तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2। इस कार्बन के दोनों तरफ देखो तो डबल बॉन्ड बना रखा है sp2। इस कार्बन के अगर आप देखते हो एक तरफ सिंगल एक तरफ ट्रिपल है, ट्रिपल बॉन्ड देखा जाएगा तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp। इस कार्बन ने भी ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, इसकी हाइब्रिडेशन आएगी sp। अच्छा, अगर कोई कार्बन ना दो तरफ से डबल बॉन्ड बना लेता है तो उसके पास 2 पाई बॉन्ड हो जाते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हो जाते हैं।
तो सिंस इसके पास सिग्मा बॉन्ड 2 है तो इसके बेसिस पे इसकी हाइब्रिडेशन बताएंगे। ये देखिए इसने इसको अगर आप देखो तो इसने एक तरफ सिंगल एक तरफ डबल है तो इसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2। इसने दो तरफ डबल बॉन्ड बना रखे हैं, इन्हें बोलते हैं एलीन, तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी sp और इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी ब्रो sp2 हो जाएगी। ये हमारा हाइब्रिडेशन वाला कंसेप्ट है। इसके बाद क्लियर है, ये आपको बता रखा है नंबर ऑफ सिग्मा पाई बॉन्ड। अगर कहीं पर आपको सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अगर कहीं पर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा। अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा जिसमें एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। याद रखिए हाइड्रोजन हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपको इधर सिग्मा और पाई बॉन्ड बताने हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो क्या करो हर जगह से एक बॉन्ड कट कर दो, एक दो, ये दो सिंगल बॉन्ड कट किए तो दो सिग्मा हो गए कार्बन कार्बन के। इसके बाद हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 एक 4 और 2 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं, हाइड्रोजन काउंट किए हैं आपने। तो यहाँ पर कितने सिग्मा हो गए 8 सिग्मा हो गए, एक बॉन्ड अनकट है तो यहाँ पर एक बॉन्ड पाई बच जाएगा। ठीक है ना। जैसे कि मैं दूसरा एग्जांपल दूं, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH नहीं होगा C डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे मैं आपसे पूछता हूँ कितने सिग्मा पाई बॉन्ड है, तो हर जगह से दो एटम्स के बीच से एक बॉन्ड कट कर दो, 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड देखे। उसके बाद हाइड्रोजन को काउंट कर लो, 3 2 5 1 6 2 8 सिग्मा बॉन्ड हो गए हैं आपने कार्बन हाइड्रोजन को देख के। टोटल कितने सिग्मा हो गए 13 सिग्मा। कितने बॉन्ड अनकट हैं 1 2 और 1 3 बॉन्ड अनकट हैं, तो यहाँ पर आपके 3 बॉन्ड जो हो जाएंगे पाई बॉन्ड हो जाएंगे। क्लियर है। अच्छा यहाँ पर कुछ ट्रेंड है, sp3 sp2 sp, सबसे बड़ा जो बॉन्ड लेंथ होती है साइज जो होता है वो ट्रिपल का सिंगल वाले का होएगा, ठीक है ना। फिर डबल वाले का, और सबसे छोटा बॉन्ड होता है ट्रिपल का। सबसे बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी, ऑब्वियसली ट्रिपल की, क्योंकि 3 बॉन्ड की शक्ति है। या फिर ये देखो कि इसका बॉन्ड बहुत छोटा होता है और सिंगल बॉन्ड सबसे वीक होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद रखिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो एस कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है आपको पता होगा sp के अंदर, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, फिर sp2 फिर sp3 आ जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करना आ जाता है, तो कई सारे तरीके हो जाते हैं रिप्रेजेंट करने के। जैसे सबसे जो बढ़िया है वो है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में क्या होता है, जैसे मैं आपको लिखूँ एक कार्बन है, 4 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या करोगे, इसके बॉन्ड पूरे कर लो, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड हो रहा है 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, हर जगह क्या लग जाएगा हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है ना। ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर इसको थोड़ा कंडेंस फॉर्म में करना चाहूँ तो इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ के लिख दो, CH3 CH2 CH2 CH3। अगर मैं इसका मोलिकुलर फॉर्मूला लिखना चाहूँ जिसमें आपको सिर्फ एटम्स दिखाई दें, कार्बन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 10 हो जाएंगे। क्लियर है। अगर मैं इसका बॉन्ड लाइन, तो आपको देखो कितने कार्बन है 1 2 3 4, तो ये इस तरह से 1 2 3 4। इसमें सिर्फ आप क्या दिखाते हो, कार्बन हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करना होता, आप सिंपल ऐसे बॉन्ड बना के दिखा सकते हो। एक आपके पास आ जाता है 3D रिप्रेजेंटेशन। 3D रिप्रेजेंटेशन को हम लोग डैश वाइज स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं। जैसे कि कार्बन है, मैंने बॉन्ड बना दिए, यहाँ पर मैंने लिख दिया P, यहाँ पर लिख दिया Q, ठीक है। एक मैंने लिख दिया आपकी तरफ ये सॉलिड वेज है ना। सॉलिड वो होगा जो आपकी तरफ बड़ा होता जाएगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा R। और एक होता है डैश वेज, ये S। ये जो P और Q के बॉन्ड हैं ये कहाँ पर हैं, ये ऑन दी प्लेन है, ऑन पेपर है, ऑन दी प्लेन। ये जो सॉलिड बॉन्ड बनाया है ये बनाया है टुवार्ड्स ऑब्जर्वर, देखने वाले की तरफ, ठीक है। और जो S है वो डैश वेज है, वो बैक साइड में जा रहा है, इसे बोलते हैं हम लोग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। क्या बोलते हैं इसको, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है ना। जो डैश वेज होती है वो बैक साइड होती है, बैक साइड, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे थे, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन के बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तो ऑन पेपर है, ऑन प्लेन है। अच्छा, एक अगर मैं ऐसे बना दूं, जैसे कि हो गया Cl, और एक ऐसे बना दिया Br। आपने मुझे बताना टुवार्ड्स ऑब्जर्वर कौन सा है, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर बॉन्ड इनमें से कौन सा होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आप लोग कर सकते हो ओपन चेन, कि कार्बन कार्बन की चेन ओपन है। इसमें फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकती है कि इसमें स्ट्रेट चेन हो सकती है भाई ओपन, इसमें ब्रांच भी हो सकती है, ठीक है, ब्रांचेस लगा दो भाई, ऐसे ब्रांचेस लगा दी। एक हो सकता है क्लोज चेन, क्लोज चेन को हम लोग साइक्लिक भी बोल सकते हैं। क्लोज चेन जैसे कि ये कार्बन की आपने एक बंद चेन बना दी है, ठीक है, जैसे ये कार्बन की आपने एक बंद चेन बना दी है, ठीक है। ओपन चेन में फर्दर क्लासिफिकेशन हो सकती है सैचुरेटेड जिसमें कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, जैसे ये चेन हो गई।
उसके बाद हमारे पास हो जाएगी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, जैसे कि डबल बॉन्ड आ गया या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। साइक्लिक में बात करें, साइक्लिक में दो तरह के हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक, हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक नाम से ही क्लियर है, जिसमें कि आपको सिर्फ क्या दिखाई देंगे, सॉरी होमोसाइक्लिक है ना, तो आपको कार्बन कार्बन की एक बंद चेन दिखाई देगी, ठीक है, कार्बन कार्बन की एक बंद चेन दिखाई देगी, तो वो होमोसाइक्लिक है। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी, देखिए कार्बन हाइड्रोजन एक नॉर्मल बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोजन तो आएगा ही आएगा, उससे अलग कुछ अगर आ रहा है तो उसे हम लोग हेट्रोसाइक्लिक के केस में कंसिडर करेंगे। जैसे कि एक बड़ा फेमस एग्जांपल होता है THF, टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, कुछ इस तरह से बना देते हैं उसको, इस तरह से, जैसे फ्यूरॉन है, फ्यूरॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, पायरोल है, NH के साथ बॉन्ड है, ठीक है, थायोफिन है, यहाँ पर S के साथ बॉन्ड है, अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा भी कुछ लग जाए, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ो, एरोमेटिक। एरोमेटिक एक बड़ी स्पेशल क्लास होती है, ये हाइड्रोकार्बन्स में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स को वैसे आप लोग लिख सकते हो, हाइड्रोकार्बन्स एरोमेटिक कौन से होते हैं, विच फॉलोज हक्कल रूल, विच फॉलोज हक्कल रूल, जो हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। अब ये हक्कल रूल या हकले वाला रूल कौन सा था, जिसमें पहली बात तो साइक्लिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, जी बिल्कुल साइक्लिक होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए, sp2 भी हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर भी होना चाहिए ज्योमेट्री, ट्राइगोनल प्लेनर भी हो जाएगी, एंड 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आपके पास, जो पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो 4n+2, n की कोई वैल्यू पुट कर लो, लाइक n की वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी या 0 पुट की, तो 4 × 0 4, 4 × 0 0 +2, 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 के बाद 6 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं। और इसका दी बेस्ट एग्जाम्पल है जैसे कि ये है बेंजीन। बेंजीन इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है एरोमेटिक का। सर कैसे, देखिए सबसे पहली कंडीशन थी कि साइक्लिक होना चाहिए, तो देखो आपके पास एक बंद स्ट्रक्चर है। दूसरी कंडीशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, आप किसी भी कार्बन को देख लो, हर एक कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखे हैं, तो डबल बॉन्ड बना रखे हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी सबकी, तो प्लेनर ज्योमेट्री अपने आप हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो आप इधर पाई बॉन्ड देखो, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है, तो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो हमारी थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है, फोर्थ कंडीशन भी। तो ये हमारे पास क्या है भाई, एरोमेटिक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं भाई, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है ऐसे ग्रुप्स जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं, है ना, लिखा गया है एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज को अल्टर कर सकते हैं, जैसे कि अल्कोहल को OH से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी प्रीफिक्स क्या होती है, प्रीफिक्स जो नाम से पहले लगती है, हाइड्रोक्सी ओल बोलते हैं इसको सफिक्स में, एल्डिहाइड को CHO से, फॉर्माइल या फिर ऑक्सो अल बोलते हैं इसको, कीटोन्स को C डबल बॉन्ड O ओन बोलते हैं। अच्छा ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है आप 12th में अच्छे से देखोगे, अभी तो सिर्फ इनके नोमेनक्लेचर वगैरह देखने वाले हो, जैसे ईथर्स हो गए, ROR, ये सब फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप COOH, है ना, ओइक एसिड बोलते हैं इसको, अमाइंस हो गए, NH2 नाइट्रोजन वाली फैमिली हो गई, है ना, इसके अलावा नाइट्रो कंपाउंड्स हो गए, तो ये सब के सब हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन्स की भी हो जाती है, जैसे कि आप कार्बन्स को क्लासिफाई करते हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉन्डिंग, कि एक कार्बन ने कितने कार्बन के साथ बॉन्ड बना लिया है, ये भी फंडा हो जाता है। जैसे कि अगर आप इस कार्बन को देखते हो, इस कार्बन ने सिर्फ एक बॉन्ड बना रखा है तो ये प्राइमरी है, इस कार्बन के 3 बॉन्ड कार्बन के साथ है तो ये टर्सरी है, इस कार्बन के अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो इसके 4 बॉन्ड्स कार्बन के साथ हैं, तो ये 4 तरफ से कार्बन से गिरे, तो ये हमारे पास क्वार्टरनरी है, 4 डिग्री है। अगर आप इस कार्बन को देखो तो इस कार्बन के आपको 2 तरफ से कार्बन के बॉन्ड दिख रहे होंगे, तो बेटा ये हमारे पास क्या है, जिसने 2 तरफ कार्बन से बॉन्ड बना रखा है, तो ये सेकेंडरी है। तो ये हुआ सिंपल सा इसका इंट्रो। अब बात कर लेते हैं नोमेनक्लेचर की, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। यहाँ पर ऊपर एक एग्जांपल है, मैं इसका नाम बताता हूँ आप लोगों को क्या है, जैसे कि ये है, ठीक है ना, ये है हमारे पास, इसका नाम क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। तो यहाँ पर 3 मिथाइल जो है, जो आपने सबसे पहले यूज किया है वो है प्रीफिक्स, जो ब्यूट है वो है वर्ड रूट, जो आपने बॉन्ड बताया है एन वो है प्राइमरी सफिक्स, और जो आपने फंक्शनल ग्रुप बताया है वो है सफिक्स। जब भी कभी नाम करते हैं ना तो ऐसे याद रखा जाता है, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। कैसे याद रखा जाता है भाई प्रीफिक्स वर्ड रूट एंड सफिक्स। इसको मैंने ऐसे याद रखा हुआ है, फिजिक्स वाला सर, है ना, फिजिक्स वाला सर, PWS, प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स। 2 तरह की प्रीफिक्स होती हैं आपके पास, पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स एंड प्राइमरी प्रीफिक्स। सफिक्स भी 2 तरह की होती हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। अब जो वर्ड रूट होता है, वर्ड रूट टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ कार्बन्स, ये आप लोग पहले भी जानते हो, है ना, जैसे कि अगर कहीं पर 1 कार्बन है, 1 कार्बन को अपन मिथ बोल देंगे, अगर कहीं पर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को अपन इथ बोल देंगे, है ना, कि अगर कहीं पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम लोग बोल देंगे प्रोप, अगर कहीं पर 4 कार्बन है तो उसे हम लोग बोल देंगे ब्यूट, अगर कहीं पर 5 कार्बन है तो उसे हम लोग बोल देंगे पेंट, अगर कहीं पर 6 कार्बन है तो उसे हम लोग बोल देंगे हेक्स, अगर कहीं पर 7 कार्बन है तो उसे हम लोग बोल देंगे
हेप्ट, अगर कहीं पर 8 कार्बन है तो उसे हम लोग बोल देंगे ओक्ट, अगर कहीं पर 9 कार्बन है तो उसे हम लोग बोल देंगे नॉन, और अगर कहीं पर 10 कार्बन है तो उसे हम लोग बोल देंगे डेक। इस तरह से होता है। अब प्रीफिक्स दो तरह की होती है। प्राइमरी प्रीफिक्स टेल्स अस अबाउट सब्स्टिट्यूएंट, किसके बारे में बताती है भैया? सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में। अब सब्स्टिट्यूएंट कैसे, जैसे कि आर है, आर को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल, मतलब ये सबसे पहले आएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले आता है, जैसे अल्काइल हो गया। इसके अलावा ओ आर हो जाए, इनका नाम भी हमेशा सबसे पहले आएगा, इन्हें बोलते हैं एल्कोक्सी। जैसे कि NO2 हो जाए, NO2 को हम लोग बोल देते हैं नाइट्रो, है ना। और इसके अलावा आपके पास एक्स हैलोजन जो होते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं हैलो। और ये जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है, इट टेल्स अस अबाउट चेन टाइप, कि हमारी चेन किस तरह की है। चेन कैन बी ओपन, कैन बी क्लोज। तो अगर ओपन है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर कहीं पर क्लोज है तो उसे हम लोग साइक्लो बोल देते हैं। क्लोज चेन को हम लोग क्या बोल देते हैं? साइक्लो। सफिक्स की बात करें, प्राइमरी सफिक्स टेल्स अस अबाउट बॉन्ड टाइप, कि हमारा बॉन्ड किस तरह का है। मान के चलो कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे बोलेंगे एन, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को हम लोग क्या बोल देंगे? इन, अगर कहीं पर ट्रिपल बॉन्ड है तो बेटा जिसे हम लोग क्या बोल देंगे? आइन बोल देंगे। सफिक्स की बात करें, सेकेंडरी सफिक्स टेल्स अस अबाउट फंक्शनल ग्रुप, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाए थे, है ना, कि अगर कहीं पर मान के चलो अल्कोहल है, अल्कोहल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? OH से, और इसे क्या बोलते हैं? ओल। ये सब आप लोगों को आता ही होगा, है ना। चलो कुछ कॉमन से एग्जांपल देख लेते हैं नोमेनक्लेचर के। अच्छा, यहाँ पर ना ऐसा भी होता है कि अगर कभी चेन में कई सारे फंक्शनल ग्रुप हो जाए, है ना, कई सारे फंक्शनल ग्रुप हो जाए तो, और अलग अलग नेचर के हैं, तो वहाँ पर सभी फंक्शनल ग्रुप नहीं हो सकते। एक जंगल में अगर 10 शेर हैं तो 10 के 10 शेर को राजा नहीं बनाया जा सकता, उनमें से राजा कोई एक बनेगा। ऐसे ही अगर एक चेन में 10 तरह के फंक्शनल ग्रुप है तो उनमें से कोई एक होगा जो फंक्शनल ग्रुप की हैसियत रखेगा। फंक्शनल ग्रुप मतलब प्रॉपर्टीज उसके अकॉर्डिंग चलेंगी, बाकी सब उसके सब्स्टिट्यूएंट बनेंगे। तो एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इज्जत देते हैं हम लोग एसिड्स को, एसिड के बाद एसिड के डेरिवेटिव्स को, उसके बाद ट्रिपल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्डेड फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल, अमाइन, अल्कीन, अल्काइन एंड अल्केन। इस तरह से देखिए, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड के डेरिवेटिव में एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड अमाइड, एसिड हैलाइड, अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, ये ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, एल्डिहाइड कीटोन, ये डबल बॉन्डेड होते हैं, अल्कोहल, थाइयोल, अमाइन, उसके बाद अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन, ये इनका प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। बेंजीन के केस में आप लोगों ने सुना होगा कि देखिए, जैसे कि बेंजीन पे यहाँ पर कुछ लग गया, बेंजीन पे यहाँ पर लग गया है Cl, तो इसे हम लोग बोल देते हैं क्लोरोबेंजीन। क्या बोल देंगे? क्लोरोबेंजीन। और अगर मान के चलो बेंजीन पे इस तरह सॉरी, बेंजीन में मान के चलो यहाँ पर दो जगह पर Cl लग गया है, तो इसका नाम होगा 1,2 दो जगह पर Cl को क्या बोलेंगे? डाइक्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोबेंजीन। इसके अलावा अगर यहाँ की बात करें, जैसे ये पोजीशन फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ठीक है। एक वर्ड आप लोगों को याद रखना है, ओमपाल। क्या याद रखना है? ओमपाल या फिर ओमपुरी, है ना। ये O है, ये M है और ये P है, ये O है, ये M है और ये P है। 1,2 को या फिर 1,6 को हम लोग क्या बोलते हैं? O बोले तो लिखा गया है, O मीन्स होता है ऑर्थो। 1,3 या फिर 1,5 को हम लोग बोलते हैं M, मीन्स होता है मेटा। और 1,4 को क्या बोलेंगे बेटा जी हम लोग? 1,4 इज नोन एज P, और P मीन्स क्या होता है? पैरा। आ जाइए, कुछ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। अच्छा, एक दो रूल और बता देता हूँ। एक याद रखना है, PNA, पढ़ाई नहीं आसान। जब भी कभी नोमेनक्लेचर करते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमारा पेरेंट चेन सेलेक्ट करना, ठीक है ना। और फिर बहुत सारे रूल्स को ध्यान में रखते हुए हमें नंबरिंग करनी होती है। और अगर कभी कंपटीशन हो जाए तो जैसे 2-4 सब्स्टिट्यूएंट उनमें कंपटीशन हो गया, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड आगे उनमें कंपटीशन हो गया, तो वहाँ पर हम लोग फॉलो करते हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर PNA, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करो, फिर नंबरिंग करो, फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम कर दो। एक होता है गुरु बिना शिक्षा नहीं, या फिर गुरु बिना सक्सेस नहीं, गुरु बिना शिक्षा नहीं, GBSN। सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट मानते हैं फंक्शनल ग्रुप को, उसके बाद इंपॉर्टेंट मानते हैं हम लोग बॉन्ड को। बॉन्ड से मेरा मतलब है मल्टीपल बॉन्ड, कैन बी डबल, कैन बी ट्रिपल। उसके बाद हम लोग चलते हैं सब्स्टिट्यूएंट को प्रीफर करने, सब्स्टिट्यूएंट, और फिर हम लोग चलते हैं नॉर्मली। ये रहता है। चलो कुछ एग्जांपल हैं, ये बहुत सिलेक्टेड से एग्जांपल हैं जो मतलब देखा अलग अलग स्कूल में आए हुए हैं, है ना, KVS में, JNU में, इस तरह से है, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि ये चेन हो गई, तो पेरेंट चेन तो कार्बन की हो जाएगी, दिस वन। उसके बाद हम लोग सब्स्टिट्यूएंट सेलेक्ट करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे? BR को सेलेक्ट कर देंगे। देखिए, पहले बात होती है नंबरिंग, हमेशा कोशिश ये करते हैं कि जल्दी से जल्दी कहाँ पर आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आ रहा है 1, 2, 3, 4। पहला काम पेरेंट चेन, दूसरा काम नंबरिंग कर दिया। अब ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, Cl को बोलते हैं क्लोरो, और इस Br को बोलते हैं ब्रोमो। तो ये बोलेंगे मेरा नाम पहले आना चाहिए, बोलेंगे मेरा नाम पहले आना चाहिए। इस टाइम हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा 3 पे Br है, सो 3 ब्रोमो। उसके बाद 1 पे Cl है, 1 क्लोरो। चेन में कितने कार्बन है? चेन में हमारे पास 4 कार्बन है, तो इसे बोलेंगे ब्यूटेन। नेक्स्ट आ जाओ इधर,
अब इधर अगर मैं चलता हूँ तो हमारे पास एक तरफ ट्रिपल बॉन्ड है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो बॉन्ड को प्रीफर किया जाएगा, गुरु बिना शिक्षा नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ग्रुप को, फंक्शनल ग्रुप को। फिर हम देखते हैं कि बॉन्ड जल्दी कहाँ से आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 नाम पहले किसका होता है, याद है ना, वो 2 1 प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स, पहले इसका नाम करोगे आप लोग सब्स्टिट्यूएंट का। 3 पे एक कार्बन है, चेन के बाहर है, 3 मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है भाई, चेन में हमारे पास है 5 कार्बन, पेंट है ना, पेंट, और 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है, पेंट 1 आइन। अच्छा, आप नेक्स्ट आपको एक बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 है ना। और ये CH है, अगर आपको पता हो तो ये हमारे पास CH नाम का फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। नंबरिंग भाई साहब की तरफ से करेंगे, ये किंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप है। 1 2 3, 3 पे Cl है, तो 3 पे Cl को क्या बोल देंगे, 3 क्लोरो। चेन में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोप, चेन में कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, एंड 1 पे CH है 1 अल। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमारे पास एक जगह Cl है, एक जगह Br है। बहुत ज़्यादा बच्चे क्या करेंगे, Br को प्रीफर कर देंगे कि सर साइक्लिक में तो होता है ना कि हम जहाँ मर्जी से चल लेते हैं, तो Br अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा। भाई डबल बॉन्ड लगा हुआ है और ये Cl Br सब्स्टिट्यूएंट के रूप में ट्रीट किए जाते हैं, तो हमने बॉन्ड को पहले लेके आना है। किस रूल के अकॉर्डिंग, गुरु बिना शिक्षा नहीं, फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड होता है, फिर सब्स्टिट्यूएंट, है ना। तो इस तरह चलेंगे यहाँ से, ये 1 ये 2 ये 3 4 5 6, 3 पे Br है, Br को क्या बोल देंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में Br का नाम पहले आएगा। 3 ब्रोमो, 1 पे Cl है, 1 क्लोरो। चेन में 6 कार्बन है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लो, 6 कार्बन है, हेक्स, और 1 पे डबल बॉन्ड है, 1 इन। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका नाम करना है हमने, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द चेन, तो ये हमारी चेन हो जाएगी। नंबरिंग कहाँ से करें, अब बहुत सारे बच्चे देखेंगे कि देखो सर 1 2 पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, भाई आ रहे हैं, बट यहाँ पे 1 पे बॉन्ड आ रहा है, और चाहे वो 2 पे भी होता तब भी हम इसको ही इंपॉर्टेंट मानते, है ना। मतलब मल्टीपल बॉन्ड ज़्यादा मैटर करता है, गुरु बिना शिक्षा नहीं है ना। 1 2 3 4, हाँ नाम पहले इनको आएगा। 3 3, 2 बार कार्बन है, डाई मिथाइल, 3 3 डाई मिथाइल। चेन में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूट, 1 पे डबल बॉन्ड है, ब्यूट 1 इन। यहाँ पर ये हमारे पास चेन हो जाएगी, है ना। ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये तो हमेशा राजा होते हैं, इनको तो हमेशा ही इज्जत सबसे ज़्यादा दी जाती है। तो भाई साहब ये है 1 2 3 4 5, है ना। अब यहाँ पर देखिए 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक है CHO और एक है OH, और अगर प्रेफरेंस ऑर्डर की बात करते हैं तो एल्डिहाइड को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है ना। तो भाई साहब ये हो जाएगा 4 पे OH है, तो 4 OH को क्या बोल देंगे, हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। चेन में कितने कार्बन है, 5, तो पेंटेन, एंड 1 पे CH है, पेंटेन 1 अल। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर ये चेन हो जाएगी, है ना। 1 2 3 4, 3 पे Cl है, सो 3 Cl को बोल देंगे क्लोरो। चेन में कितने कार्बन है, 4, तो ब्यूटेन, एंड 1 पे COOH है, 1 ओइक एसिड। एरोमेटिक का नोमेनक्लेचर हम लोग नेक्स्ट उसमें भी देख लेंगे, नेक्स्ट इज आर हाइड्रोकार्बन्स, उसमें भी आएगा ही, डोंट वरी। और बाकी और डिटेल में मैंने करवा रखा था, आप उधर भी देख सकते हो, ठीक है ना। अभी बात कर लेते हैं आइसोमेरिज्म की, बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक रहता है, बट आपके क्लास में बहुत बेसिक से क्वेश्चन इससे बनने वाले हैं। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर फ्रॉम ईच अदर इन देयर प्रॉपर्टीज। जिनका फॉर्मूला तो सेम होगा बट उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, उन्हें आइसोमर बोलते हैं। नहीं नहीं भाई, ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, स्ट्रक्चर सेम भी हो सकते हैं, हाँ, ठीक है। जो आप डेफिनेशन बोल रहे हैं ना वो स्ट्रक्चरल आइसोमर की है। आइसोमर हमारे पास 2 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चर के फर्दर टाइप्स होते हैं चेन, पोजिशनल, फंक्शनल, मेटामर्स, टोटोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स। और स्टीरियो की बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर पे आपकी वो डेफिनेशन लगती है, दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड चेन आइसोमर, आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले चेन आइसोमर्स। चेन आइसोमर्स किसे कहेंगे भैया, विच हैव डिफरेंस इन देयर चेन। चेन आइसोमर्स में क्या होगा, उनकी चेन डिफरेंट होगी, ठीक है। स्ट्रेट चेन हो सकती है, ब्रांच चेन हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि ये है CH3 CH2 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 CH3, है ना। अगर आप इसको देखो तो ये एक सीधी चेन है, इसका अगर आप फॉर्मूला देखोगे तो इसका फॉर्मूला बनेगा C5H12। अच्छा, CH3 CH CH3 CH2 CH3। अगर आप इसका फॉर्मूला देखोगे, कार्बन इसमें 5 है, हाइड्रोजन इसमें 12 है, बट ये चेन ऐसी नहीं है। देखो ये चेन हमारी ऐसी थी और इस चेन में एक ब्रांच आ चुकी है। अच्छा, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, CH3 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 CH3, इसको ऐसे भी कर सकते हो आप लोग। इसका भी फॉर्मूला अगर आप देखोगे, कार्बन 5 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 12 ही हैं, बट आप देखो फॉर्मूला सेम है बट इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो रहा है। इसका ये था, इसका कुछ इस तरह से था और इसमें कुछ इस तरह से था, है ना, ज़्यादा ब्रांचेज लग गई हैं। अच्छा, इनके ना कॉमन नोमेनक्लेचर भी होता है, जैसे कि इस चेन को आप पेंटेन बोल सकते हो और कॉमन नोमेनक्लेचर में आप इसको एन पेंटेन बोल लोगे। सेकंड लास्ट पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप लग जाता है तो उसे हम लोग आइसोपेंटेन बोल देते हैं। टोटल कार्बन गिन लो
और अगर सेकंड लास्ट पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है जैसे कि यहाँ पे है तो आइसोपेंटेन। अगर आप इसको देखो तो दो मिथाइल ग्रुप है तो इसे बोल देंगे नियोपेंटेन। क्या बोल देंगे बेटा जी हम लोग इसे नियोपेंटेन बोल देंगे। क्लियर है। आगे बढ़ो पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर्स किसे कहेंगे? दो पोजीशन आइसोमर्स डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, जिसमें पोजीशन डिफरेंट होगी। नाम से ही सब कुछ क्लियर होता है। पोजीशन आइसोमर में क्या होने वाला है भैया? डिफरेंट होगी डबल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन या फिर सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। जैसे कि अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो, यहाँ पर डबल बॉन्ड सेकंड पोजीशन पे है, यहाँ पर डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है। कार्बन सेम है, हाइड्रोजन भी सेम है, बट डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट होगी है। अगर आप इसका नाम करने जाओगे इसका नाम होगा ब्यूट 2 इन, इसका नाम करने जाओगे तो इसका नाम होगा ब्यूट 1 इन। ठीक है। अगर आप इस केस में देखो, नेक्स्ट केस में जो आपका OH ग्रुप है वो फर्स्ट पोजीशन पे है, इसका नाम होगा प्रोपेन 1 ओल, और इसका अगर आप नाम करोगे इसका नाम होगा प्रोपेन 2 ओल। अगर पोजीशन डिफरेंट हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पोजीशन आइसोमर्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या होगा? नाम से क्लियर है कि इधर फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा, और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस फंक्शनल ग्रुप को चेंज किस में कर सकते हो, है ना। पहले डेफिनेशन पे कर लेते हैं। फंक्शनल आइसोमर्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट इनके पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। दस दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी एंटायरली चेंज हो जाती है। आप अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हो ईथर के अंदर, एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर सकते हो कीटोन के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट कर सकते हो एस्टर के अंदर, प्राइमरी अमाइन से सेकेंडरी अमाइन बना सकते हो, सेकेंडरी अमाइन से टर्सरी। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप को चेंज कर सकते हो। मैंने बहुत बेसिक सी बात पाई है। अब मैं आपको एक दो चेंज करके बताता हूँ सो दैट कि आपको थोड़ी फील आए। जैसे CH3, CH2, 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 CH, ये आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहाँ पे, यहाँ पर आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर आप इसमें हल्का फुल्का चेंज लेके आना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? आप इस H को डाल सकते हो यहाँ से। आप इस H को डाल दो भाई, और इस H की जगह पे इस CH3 को भेज दो, H को इधर भेज दो। ठीक है। तो इस तरफ कितने कार्बन बचेंगे? 4, CH3, CH2, 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 COO, और इधर आ जाएगा आपका CH3, और ये हमारे पास क्या बन चुका है? एस्टर बन चुका है। बिल्कुल डिट्टो कॉपी आप इससे क्या कर सकते हो? आप इससे अल्कोहल वाला सीन भी कर सकते हो, है ना। जैसे कि ये हमारे पास एक चेन है, इधर आपने कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा दिया? यहाँ पे आपने लगा दिया है OH फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप चेंज करना इजी है। हाइड्रोजन की जगह कार्बन ले आओ, जैसे कि हाइड्रोजन है ना, इसकी जगह 2 कार्बन ले जाओ आप। ठीक है। ले गए हाइड्रोजन को इधर ले आओ तो ये बन जाएगा CH3, CH2, CH2, इधर हो जाएगा आपका O, है ना। H तो उधर चला गया, इधर आएगा आपका CH2, CH3। ये हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? अल्कोहल, और अल्कोहल से आप लोगों ने क्या बना दिया है? ईथर। इसी तरह से आप फंक्शनल ग्रुप चेंज कर सकते हो, है ना। आगे नोटिस कर लो, जैसे कि एल्डिहाइड है CH3, CH2, CHO, ये कार्बन ले गए तो कीटोन बन जाएगा। अमाइंस की बात कर लें, ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन किसे कहेंगे? जिसमें नाइट्रोजन का एक जो बॉन्ड है वो कार्बन की चेन के साथ है ना। फिर आपने इधर एक कार्बन लगा दिया तो सेकेंडरी अमाइन बन गया, फिर अपने कार्बन को और घुमा दिया तो ये हमारे पास टर्सरी अमाइन बन गया। इस तरह से नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास मेटामेरिज्म। इट अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू सेम डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप में हमारे क्या आ जाएंगे? यहाँ पर आप इथर्स की बात कर सकते हो, अमाइंस की बात कर सकते हो, सेकेंडरी अमाइन स्पेशली कीटोन्स की बात कर सकते हो। ठीक है ना। मतलब इनके पास जो दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप होंगे ना वो डिफरेंट होंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो आप ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इस तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, मतलब 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है। और इधर बात करूँ मैं, ऑक्सीजन के एक तरफ 1 कार्बन की चेन है, एक तरफ 3 कार्बन की चेन है। समझ लो। सेकेंडरी अमाइन है, इधर आप देखो तो 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है। इधर आप नोटिस करो एक तरफ 1 कार्बन की चेन है। मैं थोड़ा डिटेल में समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे कि इथर लो, ठीक है। इथर होता है O, आपने इधर कार्बन ले लिए 1, 2, हाइड्रोजन पूरे कर लेना। ठीक है। एक तरफ कितने कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है? 4। एक तरफ कितने कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है? 2। अब इसको अगर आप चेंज करना चाहो तो ऑक्सीजन है, इसको ऐसे कर दो। एक तरफ 5 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है, एक तरफ 1 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप है। और इस तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई, अब अगर डाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि उधर मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म एक खास तरह का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है, एक खास तरह का फंक्शनल आइसोमेरिज्म है जो कि अराइज होता है। क्यों अराइज होता है? ड्यू टू द माइग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम बिटवीन कार्बन एंड पॉलीवैलेंट एटम। जैसे कि आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा होगा, ये है। मैं एक दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ, CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये H है। यहाँ पर ना हाइड्रोजन माइग्रेट कर जाएगा फ्रॉम वन पॉलीवैलेंट एटम टू अनदर पॉलीवैलेंट एटम, मतलब कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ। ऑक्सीजन के बॉन्ड ज़्यादा होंगे तो अपने बॉन्ड को इधर भेज देगा। ठीक है ना। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर आप नोटिस करो, CH2 डबल बॉन्ड C, ऑक्सीजन के पास चला गया है H, और इस तरह से। ऊपर वाला केस देख लो, जैसे कि अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ऊपर वाले केस में क्या हुआ है? ये तो हुआ है, ये हमारे पास कीटोन है, हाइड्रोजन माइग्रेट हो जाएगा इस वाले में से इस वाले में से, जिसमें से आपको भेजना भेजो। हाइड्रोजन को आपने भेज दिया इधर तो अपना डबल बॉन्ड भेज देगा इधर। हाइड्रोजन ने भेज दिया, ये OH हो गया, और इसने डबल बॉन्ड भेज दिया इधर, ये इनोल बन चुका है। अच्छा, ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल
हमारे पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होने चाहिए, एटलीस्ट एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए, है ना। और दूसरी बात है अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, ठीक है ना। अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, दो कंडीशन मस्ट है टोटोमेरिज्म की एग्जिस्टेंस के लिए। अच्छा, एक हमारे पास रिंग चेन आइसोमर भी होता है छोटा सा, अगर आप देखना चाहो तो, ना भी देखना चाहो तो भी देख ही लो। रिंग चेन आइसोमर्स, अब रिंग चेन आइसोमर्स किसे कहते हैं भैया, जहाँ पर रिंग भी हो और चेन भी हो, मतलब ओपन चेन स्ट्रक्चर भी हो, क्लोज चेन स्ट्रक्चर भी हो, ठीक है। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये एक ओपन स्ट्रक्चर है। और अगर इसी का क्लोज स्ट्रक्चर बनाना चाहोगे, क्या सर इधर तो डबल बॉन्ड है, इधर देखना, इधर आपका क्या है, इधर आपके सिंगल बॉन्ड है। हाँ होंगे ऐसे, कार्बन के बीच में बॉन्ड देखो कितने हैं, 1 2 3, इधर कार्बन के बीच में बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, बॉन्ड बराबर होने चाहिए। हाइड्रोजन पूरे कर लो, इधर आएगा H2, इधर आएगा H2, इधर आएगा H2, गेटिंग माई पॉइंट और नोट। इस तरह से तो ओपन चेन भी आ गया, क्लोज चेन भी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स को हम लोग स्पेस आइसोमर्स भी कह सकते हैं, उड़ते उड़ते होते हैं, ठीक है ना। दोज कंपाउंड्स हैविंग, ओके बहुत शानदार, दोज कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप इन स्पेस। स्पेस में अलग अलग सी पोजीशन आपको देखने को मिलती है इनमें, ठीक है ना। यहाँ पर दो तरह के आइसोमर होते हैं, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। ज्योमेट्रिकल के लिए कंडीशन है, पहली बात तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि हर एक कार्बन पे ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। यहां से आपको दो तरह के आइसोमर देखने को मिलते हैं, सिस और ट्रांसफॉर्म देखने को मिलती है। सिस फॉर्म किसे कहते हैं, इन विच सेम ग्रुप आर एट एडजेसेंट पोजीशन या ऑन सेम साइड। और इसमें क्या होता है, ट्रांस में सेम ग्रुप आर एट अपोजिट पोजीशन। देख जैसे कि आप ध्यान से देखो कि जो सेम ग्रुप है इसमें, अच्छा डबल बॉन्ड है, मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जैसे कार्बन है उसके पास जो दो ग्रुप लगे होंगे वो डिफरेंट होने चाहिए। आप देखो H और Cl अलग अलग है, H और Cl अलग अलग है, तो इस तरह से। अच्छा, अगर सेम ग्रुप सेम साइड है, जैसे कि Cl सेम साइड है तो ये सिस है। अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है तो इट इज ट्रांस। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर आता है। ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में मैं बताता हूँ, ऑप्टिकल आइसोमर्स किसे कहते हैं, जिनका बिहेवियर टुवार्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट डिफरेंट होता है, ठीक है, जिनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल बनती है। ये बड़ी हैवी सी टर्म्स है, एक बार देखते हैं इसमें होता क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बहुत फेमस वर्ड सुनने को मिलेगा, PPL, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ये आपके पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ पर नॉर्मल लाइट है जो हर एक डायरेक्शन में ऑस्किलेट कर रही है। जब आपने इसको पास करा दिया एक निकोल प्रिज्म में से, है ना, या फिर पोलराइजिंग फिल्टर में से, तो ये सिर्फ एक ही प्लेन में ट्रैवल कर रही होगी, ऐसे ऐसे किसी भी एक में। इस लाइट को हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। डिफाइन किस तरह से किया गया है, व्हेन अ बीम ऑफ ऑर्डिनरी लाइट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाइब्रेटिंग इन ऑल प्लेन्स व्हेन पास थ्रू निकोल प्रिज्म वाइब्रेट्स इन वन प्लेन कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड। सिर्फ एक डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी, ठीक है ना। फिर आपने ये जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, आपने अलग अलग सब्सटेंस में से इसको पास करा के देखा, ठीक है, कई जगह से पास करा के देखा। जैसे कि आप इसको पास कराते हो एक सब्सटेंस में से, जैसे कि ये है, और ये लाइट ऐसे की ऐसे रही, इसका मतलब ये जो हमारे पास सब्सटेंस है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ये सब्सटेंस हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। फिर मैंने दूसरे सब्सटेंस में से पास कराया तो मान के चलो ये रोटेट हो गया, ठीक है। फिर मैंने तीसरे सब्सटेंस में से पास कराया, मान के चलो स्टिल रोटेट हो गया। तो दिस सब्सटेंस आर नोन एज ऑप्टिकली एक्टिव। वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं उन्हें हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। अगली बात और मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, तो उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अगर कोई लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेवो रोटेटरी। क्लियर है ना। आगे बढ़ो भाई, डेक्स्ट्रो रोटेटरी किसे कहते हैं, दो सब्सटेंस विच रोटेट PPL टुवर्ड्स राइट, इनको D से या प्लस से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लेवो रोटेटरी किसे कहते हैं, विच रोटेट PPL टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट कर देता है तो उसे हम लोग बोलते हैं लेवो रोटेटरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेसमिक मिक्सचर। जब आप इक्विमोलर अमाउंट ले लेते हो एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी सब्सटेंस का, तो PPL की रोटेशन जीरो हो जाती है, क्योंकि डेक्स्ट्रो रोटेटरी उसको राइट में रोटेट करेगा, लेवो रोटेटरी उसको लेफ्ट में रोटेट करके दोबारा से सीधा कर देगा। रेसमिक मिक्सचर किसे कहते हैं, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ D and L सो दैट नेट रोटेशन ऑफ PPL इज जीरो, ठीक है कि नहीं। इनैंशियोमर्स किसे कहते हैं, इनैंशियोमर्स ऑप्टिकल आइसोमर्स को ही कहा जाता है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स किसे कहते हैं, विच गिव्स नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। जो कैसी इमेज बनाएंगे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। अब ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज किसे कहते हैं बेटा, जो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होती। फॉर एग्जांपल मैं एक ही मिरर इमेज बनाऊं, तो एक ही अगर मैं मिरर इमेज बनाता हूं तो वो ए बनेगी, एक दूसरे के ऊपर फिट हो सकती है। अगर मैं टी की मिरर इमेज बनाऊं तो टी फिट हो जाएगा, अगर मैं ओ की इमेज बनाऊं तो वो ओ ही बनेगा। दीज इमेजेस आर नोन एज सुपर इम्पोजिबल, सुपर इम्पोजिबल।
और अगर मैं आर की मिरर इमेज बनाता हूँ तो आर की आपको पता है आर नहीं हो सकता, आर कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं पी की मिरर इमेज बनाऊँ तो पी उल्टा हो जाएगा। दीज इमेजेस आर नोन एज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। इन इमेजेस को क्या बोलेंगे? नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पर आपको कायरल कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। कायरल कार्बन, कायरल कार्बन किसे कहते हैं बेटा? इन विच ऑल 4 बॉन्ड्स ऑफ कार्बन आर विद डिफरेंट एटम्स और ग्रुप्स। जैसे कि कार्बन है, उसने 4 बॉन्ड बनाए, एक बॉन्ड एफ के साथ है, एक बॉन्ड सी एल के साथ है, एक बॉन्ड बी आर के साथ है, एक बॉन्ड आई के साथ है। आप नोटिस कर पा रहे हो इसके सारे बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ है। ऑप्टिकल आइसोमर की एग्जिस्टेंस के लिए सबसे जरूरी है कि वो कायरल होना चाहिए, ठीक है। और अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल दूँ आपको कि ये क्या है, अगर आप इसको फोकस करो, ये कार्बन है, इधर F हो गया, इधर H हो गया, इधर H हो गया, इधर Br हो गया, तो आप नोटिस करो इसके 2 बॉन्ड एक जैसे ग्रुप के साथ हैं। और जब एक जैसे ग्रुप के साथ बॉन्ड बन जाए, एक जैसे एटम्स के साथ बॉन्ड बन जाए, तो उसे हम लोग अकायरल बोलते हैं, ठीक है ना। चलो जी, बहुत शानदार, आगे बढ़ो। हाँ, तो इसकी मेरे अब जैसे ये देखो, इस कार्बन को एक बॉन्ड Cl के साथ है, एक बॉन्ड H के साथ है, F के साथ है, Br के साथ है, तो ये क्या है? ये कायरल है। मिरर के सामने रखा तो जो लेफ्ट होता है वो राइट हो जाता है, जो राइट है वो लेफ्ट हो जाता है, यानी कि जो Br इधर था वो लेफ्ट में आ चुका है, जो H इधर था वो, ये नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज है। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस जो होती हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? ऑप्टिकल आइसोमर। अब छोटा टॉपिक और है, अभी बात कर लेते हैं मैकेनिज्म्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। मैकेनिज्म्स का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन हो रही है वो किस तरह से हो रही है, किस तरह से उसमें बॉन्ड टूटे हैं, किस तरह से उसमें नए बॉन्ड बने हैं, ये सब हम ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में देखते हैं। ऑर्गेनिक मैकेनिज्म में होगा क्या कि जैसे कि एक रिएक्टेंट है, सबस्ट्रेट को हम लोग रिएक्टेंट बोल सकते हैं, उस पर कोई रिएजेंट आके अटैक करेगा जिससे कि इंटरमीडिएट बनेगा और इन दी एंड आपको प्रोडक्ट मिल जाने वाले हैं। ये रिएक्शन कुछ इस तरह से है जैसे कि फिल्म की स्टार्टिंग होती है, फिल्म की एंडिंग होती है, बीच में इंटरवल आता है। सिमिलरली यहाँ पर एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट पे रिएजेंट आके अटैक करेगा, इंटरमीडिएट बनेगा और इन दी एंड आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात क्या होता है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर आपको कोवेलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है, तो बॉन्ड टूटेगा। रिएक्शन का मतलब ही क्या होता है? पुराने बॉन्ड टूटना और नए बॉन्ड बनना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं बॉन्ड फिजन की। ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड बॉन्ड फिजन या फिर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, है ना। तो 2 तरह की फिजन होती है, एक होती है होमोलिटिक, एक होती है हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक फिजन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? अगर कहीं पर कोवेलेंट बॉन्ड उन 2 एटम्स के बीच में है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लाइक कार्बन कार्बन के बीच में है। यहाँ पर आपने सनलाइट लिया तो क्या होगा? ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा और ये दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन रख लेंगे और यहाँ पर हमारे पास किसका जन्म होगा? फ्री रेडिकल, है ना। इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट ईच एटम एक्वायर 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बॉन्ड, हर एक एटम उस बॉन्ड से एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, द स्पीसीज दैट फॉर्म्ड इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। अगली बात है हेटेरोलिटिक फिजन। हेटेरोलिटिक फिजन क्या होता है? अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यार 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड है, उनमें से कोई ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, कोई कम इलेक्ट्रॉन है, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। तो मतलब क्या होगा? कोई एक एटम इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इस क्लीवेज को हम लोग बोलते हैं हेटेरोलिटिक। इफ अ कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक्स इन सच अ वे दैट बोथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ बॉन्ड पेयर एक्वायर्ड बाय 1 एटम, अगर एक ही एटम के पास इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है भैया? यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी हेटेरोलिटिक फिजन। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या आएगा? यहाँ पर आपके पास कार्बोकटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स की बातें आती है। कार्बोकटायन किसे कहते हैं? जब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है। कार्बन आयन जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। और फ्री रेडिकल जब कार्बन के ऊपर ओड इलेक्ट्रॉन आते हैं, कोई चार्ज नहीं आता। मैं समझाता हूँ कार्बोकटायन कब बनते हैं। जैसे कि कार्बन और ग्रुप है, ठीक है। अब मैं मान लेके चलता हूँ कि ग्रुप ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। कार्बन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो चुका है, ठीक है। दीज आर दी ऑर्गेनिक स्पीसीज दैट हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन एटम, ठीक है। और कार्बोकटाइन्स की अगर मैं स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करूं तो देखिए, जैसे कि ये कार्बन है, ये कार्बोकटाइन है, 3 तरफ से अल्काइल ग्रुप से गिरा है। ये कार्बोकटाइन ये 2 तरफ से अल्काइल ग्रुप से गिरा है। और ये कार्बोकटाइन एक तरफ से अल्काइल ग्रुप से गिरा है। जितने ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, है ना। ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है, इसके 3 दोस्त इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, मजे हैं। इसका सिर्फ एक दोस्त इलेक्ट्रॉन देने वाला है। ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ कार्बो अनाइंस की, कार्बन आयंस क्या होते हैं कि जैसे कार्बन है, यहाँ पर कोई ग्रुप है, यहाँ पर जो ग्रुप है, सॉरी बेटा, ग्रुप इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ग्रुप लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मींस कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे कि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और सिंस इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो ये हमारे पास कार्बन आयन बनेगा। और कार्बन आयन की स्टेबिलिटी मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? जिसके पास डोनेटिंग ग्रुप कम है, जैसे ये है, इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। फ्री रेडिकल मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब होमोलिटिक फिजन होती है, होमोलिटिक में भी उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के पास, तो वो स्टेबल नहीं होता, उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की जरूरत होती है। तो यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल कब है? जब वो टर्सरी है। उससे कम स्टेबल जब वो सेकेंडरी है। सबसे कम स्टेबल जब वो प्राइमरी है। कार्बोकटाइन और फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो है वो सेम रहता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल। ये हमारे पास होते हैं अटैकिंग रिएजेंट ठीक है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफाइल नाम से क्लियर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लवर, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, ठीक है।
और जनरली आप देखोगे इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा होता, जैसे Cl पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, ये सब इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझ रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं? जो न्यूक्लियस से लव करते हैं, जो पॉजिटिव से लव करते हैं। और पॉजिटिव से लव कब करेंगे? जब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज खुद पे बहुत ज़्यादा होगा। जब खुद पे नेगेटिव ज़्यादा होगा तो किसी को ढूंढेंगे जिसको जरूरत है उस नेगेटिव की, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव, इनके ऊपर नेगेटिव दिख रहा है या फिर आपको लोन पे दिखाई दें तो वो भी न्यूक्लियोफाइल होते हैं। नेक्स्ट एक इफेक्ट आता है इंडक्टिव इफेक्ट। यहाँ पर आपको 4 इफेक्ट सुनने को मिलेंगे: इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन। इंडक्टिव इफेक्ट एक परमानेंट इफेक्ट होता है जिसमें कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं। कब? जब ग्रुप के चेन के एंड में कोई ग्रुप लगा हो। वो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो सकता है। जैसे प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब आएगा? जब एंड में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो। माइनस आई इफेक्ट कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप हो। क्या लिखा हुआ है? द परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर along the saturated chain of carbon atom when either electronegative atom or electropositive atom इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ऐसे याद रखना। ये देखिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, ये इलेक्ट्रॉन देने वाला है तो इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इस कार्बन को देगा नहीं, एक्चुअली में अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को थोड़ा सा इसकी साइड शिफ्ट कर देगा, जिससे कि इसने शिफ्ट किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस पर नेगेटिव। सबसे ज़्यादा इंसानियत अगर कहीं पर जिंदा है तो वो कार्बन के अंदर है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है। तो ये कार्बन देखेंगे हमारे भाई को दिक्कत है तो इसकी हेल्प करेंगे, इसका थोड़ा सा जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ ले लेंगे तो इन पर थोड़ा सा नेगेटिव आ जाएगा, ये भी ले लेगा, इस पर थोड़ा सा और नेगेटिव। अच्छा, थर्ड कार्बन के बाद ये इफेक्ट खत्म हो जाता है। एक बात, डेल का मतलब होता है स्मॉल, डबल डेल का मतलब होता है वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। ट्रिपल डेल का मतलब होता है वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, मतलब ये मत सोचना ट्रिपल डेल मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत बहुत कम, ये वाली बात है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ शिफ्ट कर खींचेगा तो इस पर नेगेटिव आ गया। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड गया है तो इस पर पॉजिटिव। ये कार्बन पूछेंगे भाई क्या हो गया, ये बोलेगा कि यार मेरा पड़ोसी बहुत खराब है, मेरे से इलेक्ट्रॉन ले गया। कहते तो कोई बात नहीं भाई, तू थोड़े से हमारे इलेक्ट्रॉन तू ले ले, तो इनके इलेक्ट्रॉन थोड़े से चले गए हैं तो इस पर पॉजिटिव, ऐसे ये। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए जितना बड़ा बल्कि अल्काइल ग्रुप होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी। जैसे कि टर्सरी अल्काइल है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये पावर बढ़ती है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में NO2, CN, COOH, FCl, Bri, ये कुछ रहता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इफेक्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। 2-3 बातें हैं। पहली बात, ये एक वीक इफेक्ट होता है, सॉरी ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है। ये पाई बॉन्ड में ऑपरेट करता है, वो सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट कर रहा था ना। और ये टेम्परेरी क्यों होता है? क्योंकि ये सिर्फ तभी आएगा जब अटैकिंग रिएजेंट आएंगे, मतलब बाहर से कोई चीज़ आएगी तभी। अब जैसे इसमें क्या था, इसमें बाहर से कुछ नहीं आया था, इसमें ग्रुप्स लगे हुए थे। जैसे कि तुम्हारा भाई बहन के साथ प्रेम प्यार या दुश्मनी जो भी है तुम्हारी उम्र में तो मुक्के मुक्के चलते हैं, तो वो परमानेंट है क्योंकि तुम भी घर पे रहते हो, वो भी घर पे रहते हैं। अब जैसे कोई रिलेटिव है, तुम्हें वो अच्छा लगता है बुरा लगता है, वो टेम्परेरी है, वो कभी कभी आएंगे, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई ये भी एक टेम्परेरी है। द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ पाई बॉन्ड टू वन ऑफ द एटम विच इज यूजुअली मोर इलेक्ट्रॉन, और ऑब्वियसली जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव होगा उसकी तरफ शिफ्टिंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट। इट इज टेम्परेरी बिकॉज इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट। 2 तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तब आएगा जब अटैकिंग रिएजेंट पॉजिटिव हो, नेगेटिव तब आएगा जब अटैकिंग रिएजेंट नेगेटिव हो। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, फोकस करना, ये आपने इधर शिफ्ट कर दिया पाई बॉन्ड, तो इस पे पॉजिटिव आएगा, इस पे नेगेटिव आएगा। तो ये H पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, पॉजिटिव के साथ या नेगेटिव के साथ? ऑब्वियसली नेगेटिव, कोई पॉजिटिव पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे। डेफिनेशन पे फोकस कीजिए। इफ अटैकिंग रिएजेंट अटैक टू दैट एटम विच विड्रॉ द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इसने इलेक्ट्रॉन खींचे थे, इसके ऊपर नेगेटिव आया था, ग्रुप भी इसी के साथ जुड़ा है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बता रहेगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कब आएगा? जैसे इसने खींच लिए, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, तो ये इधर जुड़ेगा सो दैट कि इनका चार्ज खत्म हो जाए, है ना। इफ अटैकिंग रिएजेंट, अब देखो इसमें फोकस कीजिए, इफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच टू दैट एटम हुज इलेक्ट्रॉन पेयर विड्रॉ, जिसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हुए हैं, इस कार्बन के हुए थे ना विड्रॉ, तो इस पर पॉजिटिव आया था। दैट्स वाई सीएन ने इसको अप्रोच किया कि भाई मैं तेरे साथ जुड़ जाता हूँ। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेजोनेंस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस किसे कहते हैं? ये केमिकल बॉन्डिंग में भी इसकी डेफिनेशन आई थी कि आप ना किसी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर बना देते हो, बट उसके एक स्ट्रक्चर से उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्लियर नहीं हो रही है, तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं। और ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है ना, और भी कई सारी बातें होती हैं इसमें। और अगर हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ी सी डेफिनेशन अलग है, बाकी वो भी लिख सकते हो, दोनों सेम है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम टू द अदर पार्ट ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम ड्यू टू द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड रेजोनेंस। अब कंजुगेटेड सिस्टम आप लोगों ने सुना है, कंजुगेटेड सिस्टम मतलब ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि इलेक्ट्रॉन चलने पर मजबूर हो जाएंगे, उनकी मजबूरी बन जाएगी कि उनको चलना ही पड़ेगा। जैसे कैसी होती है सर वो परिस्थितियाँ? जैसे कि कार्बन, ओके बहुत शानदार, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पॉजिटिव, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन नेगेटिव, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये है। इसको याद बहुत सिंपल याद किया जा सकता है, पाई बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड इज पाई, सिंगल बॉन्ड सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा लोन पेयर, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल,
पाई सिग्मा पॉजिटिव, पाई सिग्मा नेगेटिव, पाई सिग्मा पाई, ये कंजुगेशन होती है। पाई सिग्मा, इसके बाद कुछ अजीब सी चीज़ क्या हो सकती है, लोन पेयर दिखे तो वो भी अजीब है, फ्री रेडिकल भी अजीब है, पॉजिटिव भी अजीब है, नेगेटिव भी अजीब है, पाई भी अजीब है। ये वो कंजुगेशन होती है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन चलने पर मजबूर हो जाते हैं। आपको दो तरह की रेजोनेंस सुनने को मिलती है, एक होती है पॉजिटिव रेजोनेंस, एक होती है नेगेटिव रेजोनेंस। बेंजीन की रेजोनेंस बहुत ज़्यादा चांस आपसे पूछी जाए। सिंपल शॉर्टकट बताता हूँ कि बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, समझना, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है और उस ग्रुप के पास लोन पेयर है, उस ग्रुप के पास लोन पेयर है तो आपको देखने को मिलेगी पॉजिटिव रेजोनेंस। बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है और उस ग्रुप ने बना रखा पाई बॉन्ड आगे, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी नेगेटिव रेजोनेंस। पॉजिटिव रेजोनेंस से क्या हो जाता है कि जब भी कोई अटैक करेगा ना इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर कोई आएगा तो वो इसकी ऑर्थो पैरासाइट पे अटैक करेगा। जो नेगेटिव रेजोनेंस वाले होते हैं उन पे जब भी अटैक होता है वो मेटा साइट पे होता है, वो रेजोनेंस की वजह से होता है, मेटा पैरा वाला। चलो, जैसे पॉजिटिव रेजोनेंस के केस ले रहे हैं हम लोग, फिनोल, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर क्या है। मैं थोड़ा सा ना इसको कोशिश करता हूँ कि अगले पेज पे एक्सप्लेन करूँ, है ना, थोड़ा जूम इन हो जाएगा, ज़्यादा जगह मिलेगी हमें, बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, ये नोट्स हैं जो मैंने अभी दिखाए थे, ये है, फोकस कीजिएगा ध्यान से। क्या यहाँ पर कोई कंजुगेशन है, पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन है, तो लोन पेयर आगे चलेंगे, है ना, तो आप इन लोन पेयर को आगे भेजोगे, लोन पेयर इधर बॉन्ड बनाएंगे जिससे इस कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा होने लगेंगे, 1 2 3 4 5, तो ये इस बॉन्ड को आगे भेजेगा, बॉन्ड पेयर ने यहाँ पे लोन पेयर बनाया, लोन पेयर आगे चलेंगे, बॉन्ड बनेगा जिससे इस कार्बन के बॉन्ड ज़्यादा होने लगेंगे, बॉन्ड को आगे भेजेगा, सेम वही बात। फिर इलेक्ट्रॉन को आगे भेजेगा, इलेक्ट्रॉन इधर बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड आगे जाएगा, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड आगे चलेगा, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये प्रोसेस चलती जाती है। बहुत सिंपल है। यहाँ पर याद रखिए कि कंजुगेशन किस तरह से चली है भैया। आपने सबसे पहले लोन पेयर से क्या बनाया है, अगर आप देखो ये लोन पेयर जो थे इन्होंने बॉन्ड बना दिया, ये जो लोन पेयर थे इन्होंने इधर क्या बनाया है, बॉन्ड। लोन पेयर से आपका बॉन्ड पेयर बनता है और बेटा जी बॉन्ड पेयर से आपका लोन पेयर बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो है ना, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, ठीक है। देखिए हुआ क्या, ये लोन पेयर आगे चले, इन्होंने बॉन्ड पेयर बनाया, बॉन्ड पेयर आगे गया, लोन पेयर बनाया, लोन पेयर आगे गया, लोन पेयर आगे गया तो बॉन्ड पेयर बना, इससे अगले बॉन्ड पेयर ने लोन पेयर बनाया, लोन पेयर आगे गया, बॉन्ड पेयर बनाया, बॉन्ड पेयर ने आगे जाके लोन पेयर बनाया, ये प्रोसेस चलती जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेगेटिव रेजोनेंस भी है, इसी तरह से हमारे पास नेगेटिव रेजोनेंस भी है। मैंने समझाया आपको नेगेटिव रेजोनेंस का शॉर्टकट कि आप नेगेटिव रेजोनेंस को कैसे याद रख सकते हो। एक समय बार बार इस पेज पे आता हूँ, पता नहीं क्या प्यार है इससे ना। नेगेटिव रेजोनेंस मैंने आप लोगों को क्या बोला है कि अगर जो ग्रुप लगा हुआ है उसने लोन पेयर बना रखे हैं, सॉरी, अगर उसका पाई बॉन्ड है तो नेगेटिव रेजोनेंस, तो ये अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा जिससे कि इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, इस नाइट्रोजन पॉजिटिव आएगा, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए ये अपना बॉन्ड भेज देगा जिससे इस कार्बन पॉजिटिव आ जाएगा। पाई सिग्मा पॉजिटिव एक कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव एक कंजुगेशन है, तो इसको इधर भेज देगा, इधर पाई बॉन्ड बनेगा जिससे इस पोजीशन पे पॉजिटिव आ जाएगा, इस पॉजिटिव को खत्म करने के लिए पाई बॉन्ड आएगा, ठीक है ना, ये चलता जाएगा। अब फिर अगले केस में क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा नाइट्रोजन पॉजिटिव, ये लोन पेयर आ जाएंगे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन और ये डबल बॉन्ड। आप देखोगे कि ऑर्थो और पैरा साइड पे पॉजिटिव चार्ज है, कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक नहीं कर सकता, इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन लवर हो, क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है, वहाँ पर उन्हें नेगेटिव नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं आ सकता यहाँ पे। दैट्स वाई जो नेगेटिव रेजोनेंस वाले होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। नेक्स्ट एक हाइपर कंजुगेशन होती है। हाइपर कंजुगेशन क्या होती है, इट इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नियर बाय CH बॉन्ड। दिस इफेक्ट इज अचीव्ड व्हेन कंजुगेटेड सिस्टम इज अटैच्ड विद अल्काइल ग्रुप। देखिए होता क्या है, मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। और आपके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखिए होगा क्या, जैसे कि ये है, सिंपल समझना, मैं केस समझाता हूँ आप लोगों को। जैसे कि ये CH2 पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, अरे भाई, और इधर है CH3। अच्छा ऐसे था कुछ, मान के चलो ऐसे था, CH2 डबल बॉन्ड CH, इधर है CH3, ठीक है ना। अब देखिए इस पे क्या हो गया, मान के चलो इसने पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लिया, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना। ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये CH पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और ये है CH। अब इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नहीं देखा जाएगा किससे, इस भाई से। ये करेगा अरे यार मेरे भाई के साथ क्या हो गया, मैं इसकी हेल्प करूँगा, तो अपने बॉन्ड को इधर भेजेगा इसकी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ है, देखिए ये CH डबल बॉन्ड, इधर तो बॉन्ड बना ही हुआ है इसका, ये C, इधर H, इस हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड है वो आ गया इधर, पाई बॉन्ड बना लिया, इसको स्टेबल कर दिया। पॉसिबल ये भी हो सकता था कि ये भाई साहब अपना पाई बॉन्ड, अपना हाइड्रोजन, अपना सिग्मा बॉन्ड इधर बलिदान कर दे, ये CH डबल बॉन्ड C, इधर H और इस H पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ठीक है। पॉसिबल तो ये भी हो सकता था क्या भाई, कि ये वाला हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है ना, 3 सिग्मा हाइड्रोजन है तो 3 तरफ से होगा,
ये CH इसका पॉजिटिव खत्म करेंगे, अपना बॉन्ड इधर भेज के, डबल बॉन्ड C, इधर H और इस H पे पॉजिटिव। 3 अलग अलग तरीके से इसकी हेल्प की जा सकती है। हाइड्रोजन अपने सिग्मा बॉन्ड की बलि दे देगा इस कार्बन की हेल्प करने के लिए, दैट्स वाई इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। और जितने ज़्यादा होंगे ना इसके पास, जितने ज़्यादा इसके पास ग्रुप होंगे, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि कार्बन पॉजिटिव है, अब ये CH3 है, ये CH3 है, ये CH3 है, भाई साहब इसके तो मज़े हैं, इस कार्बोकेटाइन के तो मज़े हैं, क्योंकि देखो ना ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन है, नो अल्फा हाइड्रोजन कितने ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और जैसे कि ये CH पॉजिटिव है, इसके पास CH3 है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, जैसे कि ये था CH2 पॉजिटिव, इधर है CH3, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितने ज़्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं उस मॉलिक्यूल की उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। क्लियर बेटा? तो ये था जी अपना सारे का सारा सिंपल, जिसमें इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, मैकेनिज्म का बेसिक हमने किया है। हाँ, इसमें वो प्योरीफिकेशन वाले मेथड्स हैं, वो मैं आपको रिकमेंड करूँगा नोट से पढ़ लेना या फिर NCERT से पढ़ लेना, और पूरी कोशिश की है कि कम टाइम में आपको क्विकली रिवाइज किया जाए। स्टिल कुछ भी डाउट्स आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर डिटेल्ड लेक्चर देख लेना, और किस किस चैप्टर की 30 मिनट्स रिवीजन चाहते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, आपके कहने से जरूर मैं बना दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बेटा जी, और आपके सपोर्ट मैटर करता है, पॉसिबल हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना, और 1-2 नाम भी बता देना, जैसे कि आप लोग मुझे बताओ इसका नाम क्या होगा, ठीक है, और जाते जाते इसका नाम भी मुझे बता देना, ठीक है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। बहुत ख्याल रखिए, बहुत जल्द मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू, प्लीज टेक केयर। जय हिंद।